हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। डेली स्कैन इनिशिएटिव में आपका फिर से स्वागत है। आज का पहला टॉपिक जो अपन करेंगे दैट इज रिलेटेड टू आर्टिफिशियल रेन। रिसेंटली अपन ने एक टॉपिक किया था दिल्ली पोल्यूशन से रिलेटेड, जहां पर हम लोगों ने देखा था कैसे पोल्यूशन इन दिल्ली इस समय खासकर अक्टूबर एंड से लेकर पूरे के पूरे विंटर मंथ्स में बहुत हाई हो जाता है। इसका एक इंडिकेटर जो होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स, वो हम लोगों ने देखा था कि 450 प्लस टच कर लिया था कई जगह पे। अब इसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन जो कई साइंटिस्ट लोगों ने सजेस्ट किया है कि बारिश हो जाए। यदि आर्टिफिशियल रेन हम इंड्यूस कर सके तो जो पोल्यूटेंट्स रहेंगे वो कम हो जाएंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे, जिसकी वजह से AQI में फॉल होगा। तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस आर्टिफिशियल रेन, इट्स मैकेनिज्म एंड कितना इंपैक्टफुल ये रहेगा। सो ऐसा हुआ बाय नेचर्स ब्लेसिंग, यू कैन से दैट जब आर्टिफिशियल रेन की बात हो रही थी उसी समय अचानक से बारिश हो गई, और बारिश की वजह से आप देखोगे द AQI which was 420 प्लस ड्रॉप टू मोर देन हाफ, लेस देन हाफ ड्रॉप हो गया। मतलब कि क्लियर है कि यदि रेन होगी तो AQI इंडेक्स कम होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई। बट ऐसा होता क्यों? ऐसा समझने के लिए यदि अपन ने देखा था एयर क्वालिटी इंडेक्स में, व्हेन वी स्टडीड दिल्ली पोल्यूशन, तो हम लोगों ने देखा था 8 पोल्यूटेंट्स होते हैं। लेकिन इन केस ऑफ दिल्ली, इनफैक्ट नॉट जस्ट दिल्ली, मेजर सिटीज इन इंडिया जहां पर पोल्यूशन अपन मेजर करते हैं उसमें पार्टिकुलेट मैटर जो होता है मेजर कंस्टिट्यूएंट होता है, उसमें भी 2.5 और 10। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जिनका डायमीटर 2.5 mm से कम होता है वो होते हैं 2.5 pm। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि दे गेट डिपोजिटेड इन आवर लंग्स, हमारी लंग की कैपेसिटी को कम कर। द मेजर सोर्स ऑफ पोल्यूटेंट इन दिल्ली इज PM2.5। अब ये PM2.5 हवा में सस्पेंडेड रहता है और इस वजह से AQI ज्यादा रहता है। तो यदि बारिश होती है, what happens is ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं बारिश के साथ, वो बारिश के साथ नीचे आ जाते हैं। देयरफॉर AQI वुड गो डाउन बिकॉज PM पार्टिकल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। साथ ही साथ जब भी आप देखोगे बारिश होती है, हॉरिजॉन्टल विंड्स भी एसोसिएटेड रहती हैं। हॉरिजॉन्टल विंड्स के वजह से भी, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस होता है, इस वजह से हॉरिजॉन्टल विंड जनरेट होती हैं। इस वजह से जब विंड की स्पीड बढ़ेगी तो विंड एक्ट एज एन इंपॉर्टेंट डिस्पर्सल एजेंट्स, जिससे कि डस्ट पार्टिकल्स एक एरिया से डिस्पर्स हो जाते हैं। ठीक है, इस वजह से बारिश जब भी होती है तो अपन देखेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स क्लीन हो जाता है, कम हो जाता है, एयर लेस पोल्यूटेड हो जाती है। हालांकि इसमें भी कुछ इश्यूज हैं। नंबर 1 इशू है कि कितनी देर के लिए ये कम होगा। तो यदि थोड़ी सी बारिश हुई तो इट वुड बी जस्ट अ टेम्पररी मेजर, लंबे समय तक काम नहीं करेगा। और PM2.5 ही एकमात्र ऐसा इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है जो कम होगा। यदि अपन अदर पोल्यूटेंट्स देखें जो AQI में है, फॉर एग्जांपल ओजोन, लीड, फॉर एग्जांपल SO2, NO2, ये सब ग्राउंड में एयर, ग्राउंड की एयर के आसपास सस्पेंडेड रहेंगे और वो प्रॉब्लम कंटिन्यूसली हाई रहेगी ही। तो इट इज अ टेम्पररी रिस्पाइट, एक टेम्पररी मैकेनिज्म यूज किया जा सकता है जब एयर पोल्यूशन एक लिमिट के ऊपर बहुत ज्यादा हो जाए, इतना ज्यादा हो जाए कि इट पोजेस अ सीरियस हेल्थ हजार्ड। ऐसी कंडीशन में इस मेजर को यूज किया जा सकता है, आर्टिफिशियल रेन को। अब आर्टिफिशियल रेन को समझने के लिए सबसे पहले अपन समझते हैं बारिश होती कैसे है। तो बारिश बनने के लिए सबसे पहले क्या बनता है? क्लाउड्स। अब क्लाउड्स होते क्या हैं? दे आर नथिंग बट सस्पेंडेड कंडेंस्ड ड्रॉप्स, ड्रॉपलेट्स और ड्रॉप्स ऑफ वाटर, बस इतना ही होता है। एक लोअर हाइट पर यदि होता है ये कंडेंसेशन नियर द ग्राउंड सरफेस तो उसको अपन बोलते हैं फॉग, और अपर एटमॉस्फेयर में होता है तो उसको अपन बोलते हैं क्लाउड। दोनों में बस इतना ही डिफरेंस होता है। अब बारिश कैसे होती है इन क्लाउड से? सिंपल शब्दों में यदि अपन समझें तो यहां पर छोटे छोटे
न्यूक्लियाइस रहते हैं। ये न्यूक्लियाई नॉर्मल होते हैं, जैसे कि एरोसॉल हो सकते हैं, और इट कुड बी डस्ट पार्टिकल। इन डस्ट पार्टिकल के ऊपर जब कंडेंसेशन होता है, जब वाटर वेपर कंडेंस हो जाते हैं, तो कंटिन्यूसली इनका जो साइज रहता है कंडेंसेशन की वजह से बढ़ते जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जब इनकी साइज इतना ज्यादा बढ़ जाती है कि ग्रेविटी इनको पुल डाउन कर देती है। इस वजह से बारिश होती है। मतलब कि बारिश होने के लिए ड्रॉपलेट्स हैव टू बी बिग इनफ कि ग्रेविटी का पुल उन्हें नीचे खींच दे। दैट इज द सिंपल लॉजिक ऑफ रेन। तो अब आर्टिफिशियल रेन करने के लिए क्या करते हैं? सिंपल, ये न्यूक्लियाई जो हैं इसे अपन आर्टिफिशियली स्प्रेड करते हैं। इट इज आर्टिफिशियली स्प्रेड इन द क्लाउड। और ये न्यूक्लियाई वो ड्रॉप्स की तरह एक्ट करते हैं, वो मैग्नेट की तरह एक्ट करते हैं, जिसके अराउंड ये न्यूक्लियाई है, तो इसके अराउंड कंडेंसेशन होगा। जैसे जैसे कंडेंसेशन होता है, ये ड्रॉपलेट्स की साइज बढ़ते जाती है, एंड एज अ रिजल्ट जब ये टू हैवी हो जाता है तो बारिश हो जाती है। दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म। अब ये जो न्यूक्लियाई यूज करते हैं, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल होता है आयोडाइड। सिल्वर, सिल्वर एजी से होता है आयोडाइड, और पोटेशियम आयोडाइड। दिस आर द मोस्ट कॉमन केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड। हालांकि ड्राई आइस होता है, जिसे अपन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी बोलते हैं। ये ड्राई आइस जैसा दिखता है, कंडेंस्ड आइस की जैसा दिखता है, इसलिए ड्राई आइस बोलते हैं। तो दीस आर वेरियस मेथड। ऐसा नहीं है कि केवल केमिकल से किया जाता है। इन्हीं केमिकल से देयर आर अदर केमिकल्स, जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो कॉमन सॉल्ट होता है, उससे भी ये आर्टिफिशियल रेन्स की जा चुकी है। इनफैक्ट अकॉस्टिक क्लाउड से भी की जा चुकी है। अकॉस्टिक क्लाउड सिंपल भाषा में ये होता है, कुछ साउंड वेव्स भेजी जाती हैं सुपरसोनिक से लेकर लोअर फ्रीक्वेंसी तक, जिनके कारण क्लाउड में कुछ डिस्टर्बेंस इंड्यूस होता है। दिस डिस्टर्बेंसेस ब्रिंग्स अबाउट हैप्पैजार्ड मूवमेंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से रीअरेंजमेंट होता है, जिसके अराउंड कंडेंसेशन होता है। तो ऐसे भी मेथड ट्राई करे जा चुके हैं, बट द मोस्ट कॉमन मेथड इज चाइनीज मेथड, जहां पर सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड। कैल्शियम क्लोराइड को भी यूज किया गया है। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, यदि अपन इसी को देखें तो यहां पर बेसिकली इसे दो तरीके से किया जा सकता है। एक, फ्रॉम द स्काई, स्काई से मतलब कोई फ्लाइट से नीचे पार्टिकल स्प्रे किया जाए, जो केमिकल न्यूक्लियाई के लिए सबसे पहले कॉमन होता है एजी आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, या तो ग्राउंड में कोई पंप लगाया जाए और इसे स्काई की तरफ स्प्रे किया जाए। ठीक है, इससे क्या होता है, ये केमिकल न्यूक्लियाई स्प्रेड हो जाते हैं और उनके अराउंड विद टाइम कंडेंसेशन होता है, एंड ग्रेजुअली जैसे जैसे कंडेंसेशन होता है ड्रॉपलेट्स बढ़ते हैं और फाइनली रेन अपन को मिल जाती है। दिस इज द सिंपल प्रोसेस। लेकिन क्या हर बार बारिश हो जाएगी? ऐसा जरूरी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आप समझो कि ऑलरेडी देयर हैज टू बी क्लाउड्स, क्योंकि एक लिमिट होती है जिसमें ये इफेक्टिव रेंज होती है। तो क्लाउड्स हैव टू बी एट अ सर्टेन हाइट, उनका सर्टेन कवरेज एरिया होना चाहिए, नंबर वन। साथ ही साथ उनमें इनफ मॉइस्चर होना चाहिए। मॉइस्चर होगा तभी तो बारिश होगी, दैट इज वन इशू। साथ ही साथ केवल जरूरी नहीं है यही फैक्टर्स हो, बारिश होगी तो क्या जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो भी सपोर्टिव होना चाहिए। यदि मान लो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जैसे ही बारिश नीचे होगी तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स आएंगे, हो सकता है वो सरफेस में आने के पहले ही इवापोरेट हो जाए, यदि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। यदि विंड बहुत ज्यादा हो तो इट कुड गेट डिस्पर्स्ड अवे। इस वजह से क्लाउड एंड मतलब अपर एटमॉस्फेयर एंड द सरफेस दोनों की कंडीशन सपोर्टिव होगी, तभी जाकर बारिश हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। दिस इज द नंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग। तो क्या ये कंडीशन जो दोनों हैं दिल्ली में सपोर्टेड है? वी विल सी दिस। तो दिल्ली में इस समय आपको पता होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होता है? ये अपर एटमॉस्फेरिक जो जेट स्ट्रीम रहती है
वो कुछ मॉइस्चर को कैरी ऑन करती है, कहां से? नॉर्मली कैस्पियन सी या मेडिटरेनियन सी से कैरी करती है, और इसी समय विंटर के समय बारिश होती है। तो आप देखोगे अक्टूबर नवंबर के स्टार्ट से लेकर अप्रैल मई तक जो बारिश होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही होती है। मतलब देयर आर क्लाउड्स एट दिस टाइम इन दिल्ली, तो क्लाउड्स तो हैं। और दूसरी बात, तो जैसे जैसे वो साइक्लोन्स आते हैं तो क्लाउड्स बनते रहते हैं। तो यदि अपन रेडार की मदद से क्लाउड्स को बिफोर हैंड स्टडी कर ले, और जब क्लाउड कवर एडिक्वेट होगा उसी समय वी विल यूज द केमिकल न्यूक्लियाई स्प्रे करने के लिए, और अपन आर्टिफिशियल रेन को ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन साथ में साथ अपन को सरफेस टेम्परेचर और विंड कंडीशंस को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो क्या ये क्लाउड सीडिंग को पहले कभी किया जा चुका है? दिस इज अ क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन यदि ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली इसे बहुत बार किया जा चुका है। रिसेंटली कुछ सालों में गल्फ कंट्रीज जो हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया हैं, इसे इंटेंसिवली यूज कर रही हैं बारिश को इंड्यूस करने के लिए। ऐसे बहुत सारे ड्राइड एरियाज हैं मिडिल ईस्ट के, इजराइल हो गया, इजराइल हैज ट्राइड इट। और एक पर्टिकुलर एरिया और जो इसे फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो है कोल्ड कंट्रीज। कोल्ड कंट्रीज लाइक रशिया यूजेस इट फ्रीक्वेंटली, लेकिन इनका एम फॉग के डिस्पर्सल को रहता है। यदि बारिश होगी, वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ जो फॉग, जो ग्राउंड लेवल पर कंडेंस्ड वाटर ड्रॉपलेट्स रहेंगी वो नीचे आ जाएंगी, और विंड स्पीड भी बढ़ेगी, दोनों की वजह से फॉग डिस्पर्सल हो जाएगा। तो एयरपोर्ट में फॉग डिस्पर्सल में रशिया, कनाडा फ्रीक्वेंटली इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब यदि अपन इंडिया में बात करें तो इंडिया में भी इसे कई बार ट्राई किया जा चुका है, बट इट हैज बीन मेनली ट्राइड इन समर मंथ्स। जैसे कि अपन ने गल्फ का देखा, वैसा ही शोलापुर में 2018-19 में ट्राई किया गया था। ये देखिए, ये शोलापुर है महाराष्ट्र का। दिस इज इन द विदर्भ एरिया। नाउ यहां पर है वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड में लाई करता है शोलापुर। तो ये है ड्रॉट प्रोन एरिया, यहां बारिश नहीं होती है। ये वाला एरिया जितना भी ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स रहेगा वहां पर बारिश नहीं होगी, इसलिए यहां पर आप देखोगे फ्रीक्वेंटली ड्रॉट एक्सपीरियंस किए जाते हैं। इनफैक्ट इसी वजह से ये और ये रीजन्स हैं जहां पर फार्मर सुसाइड बहुत ज्यादा हाई रिपोर्टेड है। दिस आर ऑल्सो द कॉटन ग्रोइंग एरियाज। तो इस वजह से यहां पर ट्राइड आउट है। इनफैक्ट जब ट्राई किया गया था यह भी पाया गया था कि बहुत इफेक्टिव रहा। 18% इंक्रीज इन द रेनफॉल वाज रिपोर्टेड। ऐसे ही सदर्न स्टेट कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी किया जा चुका है। आईआईटी कानपुर ने पहले इसे किया था, अपने कैंपस में इंड्यूस किया था, जिसमें भी अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। मीनिंग टू से इज सक्सेस रेट of artificial rainfall is good enough. It has been tried and tested a number of times. However, इसके बोलने के बावजूद कुछ limitations हैं जो हमें ध्यान देना चाहिए। So that is what is the most important. So we are now coming into the difficulties और issues और caveats कि हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए या क्या issues आ सकते हैं जब अपन artificial rainfall की बात करेंगे। तो नंबर 1, आप ये समझो कि ये एक कॉस्टली रिसोर्स है, क्योंकि आपको केमिकल ह्यूज मात्रा में चाहिए, बहुत एक्सटेंट तक स्प्रे करोगे, साथ ही साथ आप लोकल एरिया के लिए करोगे, तो इसके लिए फ्लाइट अरेंजमेंट्स चाहिए। कौन बेयर करेगा? लोकल, या तो स्टेट लेवल पर या तो लोकल गवर्नमेंट। क्या लोकल गवर्नमेंट के पास इतने रिसोर्सेस हैं, इतनी टेक्नोलॉजी है ये बेयर करने के लिए? दैट इज डाउटफुल। तो अभी तो दिल्ली सरकार बेयर कर रही है बिकॉज इट इज अ मेट्रो, बट कैन इट बी इंप्लीमेंटेड एट द लोअर स्केल, छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर? दैट इज डाउटफुल। ठीक है। सेकेंड चीज, यदि अपन बात करें तो इसे कभी भी एम्पेरिकली अपन ने देखा, नॉर्मली इंडिया में कब ट्राई किया गया है? समर में, प्री समर मंथ्स में, लेकिन विंटर में कभी भी ट्राई नहीं किया गया है। अब डिफरेंस क्या आएगा? जो क्लाउड कवर है और क्लाउड का टाइप है, दोनों डिफरेंट रहेंगे। तो किस हद तक कैसा कंडेंसेशन होगा वो वेल स्टडीड नहीं है, तो कितना इफेक्टिव रिजल्ट आएगा दैट इज डाउटफुल। तो पहले भी 2019 में
या 20 में दिल्ली में फिर इस समय पोल्यूशन बढ़ा था, तो इस अपील को रिजेक्ट कर दिया गया था, बिकॉज ये माना गया था इसके बहुत नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हो सकते हैं। क्या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं? इन्वायरमेंटल इंपैक्ट। जब आप केमिकल स्प्रे करोगे तो यू आर इंजेक्टिंग केमिकल इनटू द एटमॉस्फेयर, तो दिस विल लीड टू टॉक्सिसिटी। ये एक नंबर 1 इंपैक्ट है। साथ ही साथ इन्वायरमेंट को ये ऐसे भी इंपैक्ट करेगा कि यू आर अल्टरिंग द नेचुरल पैटर्न। आप रेन के साथ खेल रहे हो, आप विंड के साथ खेल रहे हो। जब ये होगा तो कैन यू अंडरस्टैंड, अनसीजनल रेन की वजह से जो प्लांट एंड एनिमल अडेप्टेशन है वो खराब होगा, बिकॉज प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट अडेप्टेड अकॉर्डिंग टू द सीजन। जनरेशन से चले आ रहे हैं, वो उस तरीके से अडेप्टेड है, वो इंपैक्ट खराब होगा। इसी वजह से और भी आप समझ सकते हो कि एक और इंपॉर्टेंट आएगा, वो है वाटर क्वालिटी इशू। आप पोल्यूटेंट को ला रहे हो नीचे, तो व्हेन वाटर दैट इज फ्रॉम रेन गेट डिसॉल्व्ड फ्रॉम पोल्यूटेड स्टफ, वो नीचे जाएगा, तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन वाटर बॉडीज में बह रहा है, दैट इज वन इशू। साथ ही साथ ऐसा भी हुआ है कि यूएई में इसकी वजह से स्टॉर्म्स कॉज हुए हैं। अपन ने देखा है विंड लेवल को, विंड के डायरेक्शन एंड वेलोसिटी को अल्टर करता है, इस वजह से ऐसा कुछ हुआ था। अब यदि अपन एथिकल कंसिडरेशन देखें तो पोल्यूशन का रिस्पॉन्सिबल कौन है? ह्यूमन बींग्स। बट आर ह्यूमन बींग्स द ओनली राइटफुल ओनर्स और अर्थ के राइटफुल सिटीजन्स हैं? यहां पर एनिमल्स, प्लांट्स का भी है। क्या हम इसका इंपैक्ट उन पर स्टडी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। तो एथिकली इट रेजेस अ क्वेश्चन, क्या ह्यूमन बीइंग अपने फायदे के लिए बाकी ह्यूमन बींग्स को, बाकी एनिमल बींग्स को, बाकी क्रिएचर्स को इग्नोर करता आ रहा है? दिस फिनोमेना को बोला जाता है मेटाफिजिकल ह्यूमनिज्म। मतलब कि क्या ह्यूमन सबसे सुपीरियर स्पीसीज हैं? देन एक बार ऐसा भी हुआ था 1972 में ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, जब वियतनाम के साथ कन्फ्लिक्ट चल रही थी, तो यूएस ने आर्टिफिशियल रेन से रेन इंड्यूस करी थी इन वियतनाम एंड लाओस। इसलिए की थी ताकि मिलिट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर सके। ट्रॉपिकल एरिया है, ज्यादा बारिश करके मूवमेंट्स को ऑब्स्ट्रक्ट एंड फैसिलिटेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इट टर्न्ड आउट टू बी एडवांटेजियस सिचुएशन फॉर द अमेरिकन्स। तो फ्यूचर में यदि ये टेक्नोलॉजी ज्यादा एसेसिबल और सस्ती होती है, तो इट कुड बी यूज्ड एज अ वेपन एज वेल। तो दीज आर द मेजर कंसर्न्स एंड वी हैव टू बी केयरफुल व्हेन एनी काइंड ऑफ, जब भी आप कोई भी नेचुरल सिस्टम को अल्टर करने की कोशिश करते हो, तो आपको सर्टेन प्रिकॉशंस फॉलो करने चाहिए। एक इन्वायरमेंट में एक प्रिंसिपल होता है दैट इज नोन एज प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल। Precautionary principle, this could be used as a conclusion in any of your environmental related questions. Precautionary principle ये कहता है कि यदि हम नेचर या इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वी आर प्लेइंग विथ नेचर और इन्वायरमेंट, तो हमें कभी भी मैक्सिमम प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए। मतलब यदि किसी चीज का नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो हमें मान के चलना चाहिए वो होगा ही होगा, एंड उस इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए हमें ये डिसाइड करना चाहिए क्या हमें ये स्टडी या एक्सपेरिमेंट कैरी ऑन करना है कि नहीं। That is about precautionary approach. You can use this precautionary approach in any of your environment related question के आंसर को। ठीक है, so that is all for now. We'll stop here and continue with the next topic. Thank you. Have a nice day.